नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जे के लिए सभी दलों ने तमाम तकनीकें अपनानी शुरू कर दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जिस मुख्तार अंसारी को हत्या का आरोप लगने के बाद अपने दल से बाहर कर दिया था, सत्ता में वापस लौटने की आतुरता में उन्हें पूरे परिवार के साथ अपने दल में शामिल कर लिया। आगरा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय कर लिया। मुख्तार अंसारी वही नेता है जिसकी वजह से शिवपाल और अखिलेश में खटपट शुरू हुई थी। इनके अलावा यूपी में नफरत और मजहब की सियासत की कोशिश भी हो रही है। खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर बयानबाजी से लेकर नेताओं को अपने पाले में लाने का खेल चल रहा है। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर असदुद्दीन ओवैसी ने जहां मुसलमानों को लुभाने के लिए बेतुकी बयानबाजी की है, वहीं बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी सत्ता में आने पर आजम खान सहित कई नेताओं को जेल भेजने का ऐलान कर नफरत की राजनीति को हवा देने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नफरत और मजहब में वोट ढूंढ रहे हैं सियासी दल? इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, नफरत की राजनीति। हम उस मुल्क के क्राउन प्रिंस का खैर मुकद्दम करते हैं, मगर हमारा सवाल हमारे वजीर आजम से ही है, वो दाढ़ी वाले से मोहब्बत है तो ये दाढ़ी वाले से नफरत है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मजहब की राजनीति। हमारी भी तहजीब है, हमारी भी तहजीब है, और हमारी तहजीब ये है कि मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं अपने तरीके से तलाक दूंगा। मुझे दुनिया ना सिखाए कि मैं कैसे शादी करूं और कैसे तलाक दूं। सबक हासिल करो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तमिलनाडु की आवाम ने एक जली कुत्ता की तहजीब को अपनी बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। आज मैं आपको सिर्फ यही दरखास्त करने आया हूं कि अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करिए। चुनावी मौसम आते ही नफरत और मजहब का ऐसा रसायन तैयार होने लगता है जो सियासी दलों के लिए टॉनिक का काम करे। 5 राज्यों के चुनावों के दौरान ओवैसी की पार्टी इसी नुस्खे पर काम कर रही है। एक तरफ मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं को लेकर नफरत की हवा फेंकने की कोशिश में बीजेपी भी है। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? उस दंगे के अपराधी आजम खां को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला? इस दिन भाजपा आएगी, आजम भी जेल में होंगे, अंसारी भी जेल में होंगे, अतीक भी जेल में होंगे। मौर्य तो यहां तक दावा करते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन के दाग अखिलेश पर लगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी सत्ता में आने पर विरोधियों को जेल भेजने के दावे कर नफरत और मजहब की राजनीति को हवा दी जा रही है। लेकिन जेल की राजनीति करने वाले मौर्य पहले नेता नहीं है। उनसे पहले हाल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भेजने का दावा कर चुनावी हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन उस वादे का क्या हुआ सबको पता है। वहीं केजरीवाल अब पंजाब में अकाली नेता और मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को नशे का सौदागर बताकर जेल भेजने के दावे कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था और सत्ता में आने पर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को जेल भेज भी दिया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अब जब बीजेपी यूपी में नेताओं को जेल भेजने के नारे लगा रही है, तो कांग्रेस भी उन्हें उन्हीं की भाषा में नसीहत देने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो किसको जेल भेजेंगे, किसको नहीं भेजेंगे। ये तो जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें जेल भेजा जाए। साफ है ये सब जुबानी बहीखाता और सियासी जुमलेबाजी है। ऐसे में वही सवाल उठता है जो हम तो पूछेंगे कि क्या नफरत और मजहब में वोट ढूंढ रहे हैं सियासी दल? और साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से लेकर जहां मुख्तार अंसारी दर ठोकरे खाते खाते अब बसपा का हिस्सा बन चुके हैं, उसी दरमियान एक खबर ये कि मायावती ने मुख्तार अंसारी को आज न केवल अपने दल में शामिल कर लिया और साथ ही उनकी पार्टी कौमी एकता दल का अपनी पार्टी से विलय भी कर लिया, बल्कि उन्हें हर आरोपों पर क्लीन चिट भी दे दी। मुख्तार अंसारी के बारे में मायावती ने क्या कुछ कहा, अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर तब इनको यानी कि अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करने का फैसला लिया है।
मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से सुनिए आज का हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल है, क्या नफरत और मजहब में वोट ढूंढ रहे हैं सियासी दल? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #नफरत का दंगल के जरिए दे सकते हैं। आप न्यूज 18 इंडिया फेसबुक पेज और ट्विटर पेज @News18 इंडिया पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में लगातार दिखाते रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी महासचिव आदिल अलवी साहब। आदिल अलवी साहब, इस बहस की चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनावी मौसम आते ही नफरत और मजहब का ऐसा रसायन तैयार कर रहे हैं जिसमें समर्थकों को और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेता? पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात कही गई है और जितना इलेक्शन में इस मुल्क की जमहूरी प्रोसेस में जितना मुलायम सिंह यादव को, जितना अखिलेश यादव को, जितना मायावती जी को हक है, उतना असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी हक है। कानून की इजारादारी होनी चाहिए, संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाज़त नहीं देता, वो कोई भी हो XYZ। लेकिन जो ध्रुवीकरण, ये मजहबी बुनियाद पे जो सियासत हो रही है, ये मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की वहदत के लिए, मुल्क की एकता और अखंडता के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ओवैसी साहब की जहाँ तक बात है, वो सांसद रतन भी उन्हें मिला हुआ है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, हर कोई एक तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो जमहूरी प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक सेटअप में वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपके मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का लेवल इतना नहीं गिरना चाहिए कि हमें ये नजर आए कि हमारा सियासी ग्राफ भी गिर रहा है, हमारा मियार गिर रहा है। आप आदिल साहब को सुन रहे हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नफरत और संप्रदाय की राजनीति में वोट बैंक ढूंढ रहे हैं हम लोग, इस तरह के आरोप नहीं लगाने जाने चाहिए क्योंकि इससे सियासत का ग्राफ भी नीचे गिर जाता है। मीम साहब, आवाज मुझसे पूछा आपने सवाल? जी बिल्कुल, आपसे पूछा है। हाँ जी 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 देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि धर्म के नाम पर, कोई भी धर्म हो, उसके नाम पर राजनीति की जाए। यहाँ तक भी है कि सरकारी मकामात पर, जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी जगह हैं, वहाँ पर किसी एक धर्म की कोई तस्वीर, कोई ऐसे निशानी जिसको लोग पूजा करते हो, लगाना भी गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन इस देश में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया 7 जजों की बेंच ने जो फैसला किया है, वो एक नज़ीर है हिंदुस्तान के लिए। और ये आने वाले 5 इलेक्शन जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक इम्तहान का बाइस बनेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इम्तहान है। ये जो भी मज़हब के नाम पर किसी एक मज़हब को या तो भड़काने का काम करता है या दूसरे मज़हब के नाम पर वोट मांगता है, वो बुनियादी तौर पर जुर्म के दायरे में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवैसी साहब ने क्या कहा, बीजेपी क्या कह रही है। सबसे पहले तो ये उसूल तय हो गया कि आप किसी एक धर्म, किसी एक कास्ट या लैंग्वेज के नाम पर आप नफ़रत फैला करके वोट लेने का काम नहीं कर सकते। अब कई पार्टियां जो ऐसा काम कर रही हैं। अब अजीब व गरीब बात है, देखिए, एक पार्टी ऐसी है जो अपने यहाँ 100 एक कम्युनिटी के लोगों को वोट, 100 नंबर, यानी आज वो 100 नंबर हो गया, 100 लोगों को वोट दे करके वोट लेने की कोशिश कर रही है, उसका जिक्र भी कर रही है। एक वो पार्टी है जो 400 सीटें लड़ रही है और एक भी किसी को वोट नहीं दे रही उस कम्युनिटी का, यानी वो ध्रुवीकरण
दूसरे अंदाज का आदिल कर साहब रही ये है। जानना चाह रहे हैं, तो मैं ये जब समझता हूं कि असदुद्दीन बीच का ओवैसी एक साहब रास्ता ये कोई ना कहते कोई हैं कि आदमी को तय तमिलनाडु करना की जनता जैसे एकत्रित हुई और जिस तरह से जल्लीकट्टू को लेकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया, वैसे ही अब वक्त आ गया है जब अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए, अपने मतों के लिए मुखर होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं उस पर भी आता हूं। अगर वो इलेक्शन के मौके पर ऐसा ना करके आम दिनों में ये बात करें और कोशिश करें जो उनके राइट्स हैं उनके लिए वो मुजाहरा करें, उसके लिए वो एजिटेशन करें, उसको वो ठीक, इसमें एक बात का ख्याल हमको एक रखना पड़ेगा। लेकिन ये अधिकार जो है वो इलेक्शन के वक्त ही याद आए, ये बहुत गलत है। मैं कानूनी इख्तियारात की बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी इख्तियारात की बात कर रहा हूँ। कानूनी इख्तियार तो आपका ये है, आप सुन लीजिए। अरे जनाब, कानूनी इख्तियार जो है वो दो हो गए ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसकी नजर में आपका ये कानूनी इख्तियार कहाँ हो गया कि आप धर्म के नाम पर जो है वोट मांगे? जमहूरी तरीके से आप जद्दोजहद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप मजहबी बुनियाद पे वोट ना मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में करेंगे आप कि अगर कोई आईनी ज्यादती इलेक्शन में आपके साथ करेंगे हो रही कितने है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितनी सीटें लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? साहब, ये हमारी पार्टी फैसला, हम आपको क्यों बताएं? अच्छा, इस चर्चा ये में तो हमारी पार्टी का मामला है ना। बीजेपी नेता सुधांशु नहीं, आप तो लड़ ही नहीं रहे हो जहां तक मेरी जानकारी है। सुन लीजिए एक बात, लड़े या ना लड़े वो तो पार्टी, मैं एक बात और बता दूं, मैं एक बात और बता दूं, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। ऑक्सीजन की बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अफजल साहब, ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीजन की पार्टियां इकट्ठी हुई, अफजल साहब मीटिंग्स की। पार्टी को सियासी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एक मिनट, एमएच खान साहब, वैसे मैं चर्चा की शुरुआत तो आपसे ही करना चाह रही थी, लेकिन आप थोड़ा देर से मेरे साथ जुड़े। एमएच खान साहब, मुझे ये बताइए, हम बात कर रहे हैं मजहब और सियासत किस तरह से सांप्रदायिक रंग लेती जा रही है वोट बैंक की सियासत के लिए। आज कौमी एकता दल का जो विलय आपके साथ हुआ, मकसद क्या नजर आता है, मंशा क्या नजर आती है? क्या 16 और 18% का जो रेशो अल्पसंख्यक क्या है उसे आपको साधना है? क्योंकि ये वही कौमी एकता दल है जिसे 2010 में आप ही की पार्टी ने तमाम आरोप लगाकर बाहर निकाल फेंका था। जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक दल है, कभी कोई आता है, कभी कोई चला जाता है। कोई आदमी आके आज हमसे कह रहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती नहीं होगी और आइंदा हम अपने आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो मेरा काम है कि ठीक है, आप सही काम करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारी पार्टी में। हमने पार्टी में लिया और टिकट दिया। वो 3 बार के एमएलए हैं। ये बहुत सीधा सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। 2010 में निकाला क्यों था फिर? नहीं, जब हमारी पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई भी काम करेगा तो हम निकाल देंगे। आज भी हमारा वही फार्मूला है कि हमारी बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगी, अगर कोई कानून व्यवस्था में अड़ंगा बनेगा, उसको निकाल बाहर करेंगे। बनेंगी, ऐसा थोड़ी है कि हाँ हमने इसीलिए कौमी एकता दल का विलय हो गया और उसके बाद कुछ गलत करेंगे तो फिर हटा ये बातें, ये तो मौका परस्ती हुई, अवसरवादी। देखिए आप, और नहीं बागता परस्ती नहीं हुई। देखिए आप अगर सुधार में नहीं आते हैं कि उसमें कुछ एक फर्जी हो सकते हैं। क्या 31 के 31 सारे मामले झूठे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। उनके देखिए, मुकदमे हो जाना ये कोई सजा नहीं है। कोर्ट ने सजा सुनाई क्या, बताइए मुझे आप। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी बरी किया है, तो फिर इसका मतलब है कि साक्ष्य नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन पूरी तरह से उन्हें पाक साफ कहा जा सकता है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। 31 मामले दर्ज हैं सर, ये सारे के सारे अगर आप ये कहें कि फर्जी हैं तो ये कहना वाजिब नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, तो क्या क्या कहना वाजिब होगा, आप ही बता दीजिए। आप ये बताइए कि कौमी एकता दल का विलय क्यों बसपा को करना पड़ा और चाहे मुख्तार अंसारी भाई या बेटा क्यों टिकट देना पड़ा है? सोशल इंजीनियरिंग का जो नया फॉर्मूला आज हमने देखा, इसकी वजह बता दीजिए। भाई के ऊपर क्या, भाई सिबगतुल्लाह के ऊपर क्या मुकदमा है, उसके बेटे के ऊपर क्या मुकदमा है? एकता दल के साथ विलय करने, ये कौमी एकता दल वही है जिसे समाजवादी पार्टी विलय करने के बाद बर्खास्त कर चुकी है। आप उसको फिर शामिल कर रहे हैं क्या? बर्खास्त नहीं कर चुकी है। आपको जानकारी दे दे, बर्खास्त नहीं कर चुकी है।
सिबगतुल्लाह साहब को टिकट दे चुकी है, रद्द हुआ था। सिबगतुल्लाह साहब को टिकट दे चुकी है। आप ये बताइए कि आपको जानकारी दे दूं, मैं सिबगतुल्लाह साहब को मोहम्मदाबाद से टिकट दिया गया था। एमएच खान साहब, आप ये जवाब दीजिए ना कि आपको फिर क्यों विलय करना पड़ रहा है? ऐसा क्या दिख रहा है मुख्तार अंसारी भाई और उनके बेटे में? हम भाई देखिए, हम सब राजनीतिक दल हैं। हम किसी मंदिर के महंत नहीं हैं या किसी मस्जिद के इमाम नहीं हैं। हमसे जो टिकट मांगने आएगा, हमको लगेगा कि हाँ इससे हम ये जीतने वाला कैंडिडेट, हम उसको टिकट देंगे। इसमें क्या बात है? सभी पार्टियों में हो रहा है। आपराधिक मामले क्यों ना दर्ज हो? अब हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जा रही है? आप बताइए ना, राजा भैया है, समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर है, उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? रामपाल यादव जी थे जो यहाँ पर लखनऊ में एमएलए थे, सीतापुर से एमएलए थे, उनका मकान यहाँ गिराया गया, सीतापुर में मकान गिराया गया, पार्टी से 6 साल निकाल दिया गया, उनको फिर वापस लिया गया और फिर उनको टिकट भी दे दिया गया। तो सवाल हमारे ऊपर खाली उठता है। पर जवाब देना चाहती हैं आपको, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप भी सुन लीजिए ना, अजू सिंह तो सर ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको याद दिला दें अपने दर्शकों को, आज हम 8:44 पर दिखाएंगे शहीद हंगपन दादा की अमर कहानी, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आप देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। वेलकम बैक। आप तो देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, और हम तो पूछेंगे में आज हमारा सवाल है कि नफरत और मजहब की राजनीति से क्या वोट मिलेंगे, और इसी पर हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। जूही जी, आप सुन रहे थे एमएच खान साहब को, नफरत की राजनीति हो या फिर मजहब की राजनीति हो, असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो या फिर मायावती का किसी भी पार्टी से विलय, जो भी जिताऊ कैंडिडेट है उसे मौका दिया जाएगा। मायावती की तरफ से एमएच खान साहब यही कह रहे हैं कि हमें तो जीत जिस कैंडिडेट पे लगेगी हम उसको दे देंगे टिकट, उसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? प्रीति जी, आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के दिन एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है बहुजन सुधार पार्टी, क्योंकि मायावती जी का जो पूरा स्टेटमेंट था वो ये था कि जो हमारे पास आएगा हमसे कहेगा कि हमने जुर्म किया है, हम न्यायाधीश हैं, हम उसको माफ कर देंगे, कह देंगे तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगे और हम तुम्हें सुधार गृह में डालकर तुम्हारा सुधार करेंगे। एक और खतरनाक बात उन्होंने की, उन्होंने आज क्राइम का धार्मिकरण कर दिया कि एक वर्ग के लोग जो हैं वो अगर मेरे पास आते हैं तो उनको मैं माफ कर दूंगी अपने पूरे महात्मा से कि भाई आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे, आप सही हैं, आप सुधर जाएं। और साथ ही एक और लिस्ट भी जारी कर दी जिसमें अन्य धर्म के लोग थे कि ये लोग परमानेंट क्रिमिनल हैं, इन लोगों को मैं सुधार नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूंगी। तो ये नया तरीका है। अब सियासी पार्टी तो रह नहीं गई है, नकारात्मक वोट मांगना है, अब नकारात्मक विचारधारा भी हो गई है। बाकी समाजवादी पार्टी का जो कठिन समय शुरू हुआ था वो इसी से शुरू हुआ था कि हमने कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया था और हम उस समय से निकल आए। आज मौका परस्त की राजनीति है, ये लोग करें और जनता को जवाब दें कि किस प्रकार बहन कुमारी मायावती जो है वो उत्तर प्रदेश में हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सवाल उठते हैं और गलत उठते हैं, तो कैसे ये सॉल्व करेंगे। दूसरा मौर्य जी का बयान है, वो नए न्यायाधीश हैं भाजपा से, कि उनको उन्होंने पहले ही बता दिया कि किस किस प्रकरण में कौन कौन दोषी है और उनको आते ही वो जेल में डाल देंगे। तो मौर्य जी भी जेल में, और मौर्य जी कह रही हैं, उसी से जोड़कर आपसे ही सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आजम खान को जेल भेजेंगे, अतीक को जेल भेजेंगे, मुख्तार और उनके भाई को जेल भेजेंगे। ये जेल की एक नई सियासत देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। आप प्रीति जी खुद सोचिए कि जो आपराधिक लोग होंगे उनका स्थान जेलों में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। पिछले 5 साल से जो मंजर उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा वो दिल दहलाने वाला है। अराजकता, गुंडाई, दहशत, महिला की सुरक्षा का तो मजाक ही बना दिया। मुझे अभी तक ध्यान है आजम खान जी का बयान, कहते हैं जहां बलात्कार हुआ वहां वो कहते हैं कि ये हमारी सरकार के खिलाफ साजिश है। जहां पे मानसिकता ये होगी थाने में इस मजहब का या इस जात का आदमी रहेगा, वहां पे लोगों के सामने सुरक्षा विषय होगा या नहीं होगा। और जो लोग उस सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए? स्वाभाविक तौर से जेल में होनी चाहिए। तो हमारा तो सारा कथन क्या है कि हमें इस प्रदेश को 2 चीजों से मुक्त करवाना है। एक गुंडाई, अराजकता,
दहशत, जिसको लॉलेसनेस का एक शब्द मैं जिसको कहता हूं, उससे हमें इसको मुक्त करवाना है और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना है। पिछले 5 साल से जो यूपी की जनता ने भुगता है, मतलब मैं खुद क्योंकि यूपी का हूं इसलिए बतलाऊं आपको कि जाते हुए डर लगता था कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं लूट फसाद ना हो जाए। महिलाओं को हमेशा लगता था कि घर से निकल रहे कोई हमारे साथ बदतमीजियां ना हो जाए। क्यों? क्योंकि थाने का थोड़ा समय, थोड़ा तहजीब रखे, अगर चर्चा में तहजीब रखे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी बात पूरी करूं, फिर आप अपनी बात करिए। बीच में बोलना ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को सत्य सुनने की आदत नहीं है। आप सत्य सुनने की हिम्मत रखिए जूही सिंह जी। जूही सिंह जी, आप पढ़ी लिखी महिला है, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभ्य तरीका से हम लोग बातचीत करेंगे। आप पढ़ी लिखी महिला है, चक्रपाली महाराज का भी बयान पढ़ लीजिए। बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चक्रपाली महाराज का बयान भी पढ़ लीजिए। प्रीति जी, चक्रपाली महाराज का सभ्यता से बयान अगर हम चर्चा करें बहुत अच्छा होगा। विरोधियों को आप लोग अपनी सभ्यता दिखा रहे हैं इस तरह उत्तेजित होके। हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, मुझे मेरी बात कहने का हक है, आप अपनी बात करिए। मुझे मेरी बात करने का हक है, जनता देख रही है, आप अपनी बात करिए। जनता अपने आप फैसला करेगी कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। प्रश्न यह है, जनता का मर्म, जनता का अनुभव और जनता की दहशत अगर उसकी अभिव्यक्ति हो रही है तो आप में साहस होनी चाहिए मेरी बात सुनने की। आप अपना पक्ष रखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। लेकिन यहाँ पे इस समय वक्त आ गया है। अभी अखिलेश कोशिश ये कर रहे हैं, देखिए अखिलेश अगर अभिव्यक्ति की आप बात कर रहे हैं तो उनकी अभिव्यक्ति पर भी जरूर प्रतिक्रिया करिएगा। प्रीति जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। का भी बयान अभिव्यक्ति है। आप धन्य हैं। प्रीति जी, मैं अपनी लास्ट आखिरी बात करके अपनी खत्म कर दूं। मैं अपनी बात, मैं प्रीति जी अपनी बात खत्म करके मैं अपनी, प्रीति जी एक और याद रखिएगा, हमेशा पार्टी में अधिकृत वक्ता इसीलिए रखे जाते हैं कि पार्टी का पक्ष क्या है वो जो है कौन बोलेगा, पार्टी की आस्थाओं में कौन बोलेगा। हर कोई बोलने से पार्टी का कथन नहीं होता। आप ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये बहुत ही आदर्श स्थिति आप बता रहे हैं। अफजल साहब मेरे सामने जूही सिंह जी बैठी है, ये लोग अपने संगठन की, ये लोग अपने संगठन के। एक बात सुन लीजिए, आप ये एक आदर्श स्थिति बता रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता कोई भी बयान देता है और वो भी चुनाव के दरमियान देता है तो जाहिर तौर पर आपकी जवाबदेही बनती है। और अगर जवाबदेही इस लिहाज से और बड़ी हो जाती है क्योंकि आपके वही नेता जनता के बीच जा रहे हैं, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पार्टी के, और आपकी पार्टी की क्या छवि जा रही है ये जिम्मेदारी आपकी है। जी बिल्कुल प्रीति जी, तभी तो फौरन पार्टी ने उस बयान से अपने को दखलंदाजी कर दी। ये तो बहुत ही समझदारी अच्छी है। से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यही तो समझदारी है। बयान के साथ हमने कोई समर्थन नहीं कहा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा, फिर बसपा का कोई नुमाइंदा, फिर समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा अगर कहता है तो फिर कैसे वो उनके पार्टी का बयान हो जाता है, उनकी पार्टी की लाइन हो जाती है, ये भी तो बताइए ना सर। फिर आपका नेता या विधायक कहता है तो आपकी उसकी निजी राय, बाकी पार्टी का कोई नेता विधायक कहता है तो वो उनका पार्टी की विचारधारा, ये भी तो फर्क फिर आप समझिए। नहीं पार्टी पार्टी का, अगर पार्टी कहती है कि इसने जो बोला उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, समझ आता है। लेकिन एक मंत्री, आजम खान पार्टी के मंत्री हैं, शीर्ष नेता हैं, आजम खान ये कहते हैं कि ये मेरे सरकार के खिलाफ साजिश है, महिला का बलात्कार। आपको लगता नहीं ये विषय गंभीर विषय था? यहाँ पे किसी ने माफी मांगी? जूही सिंह जी बैठी हुई हैं, इनकी पार्टी में किसी ने माफी मांगी उस महिला से या किसी से भी कि उसके बलात्कार में हम इस तरह निर्लजता दिखाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट सवालों माफी मांगो, वो भी माफी मांग चुके हैं। गलत बयान था, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, व्यक्तिगत रूप से गलत था, पार्टी के रूप से मैं भी माफी मांग चुकी हूँ, पार्टी भी माफी मांग चुकी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अनकंडीशनल माफी किससे मांगी आपने माफी? कब मांगी? बयान सच नहीं होता। अरे कब मांगी? इन्हीं ने 5 बार बयान दिया। ये माफ करिएगा, चाहे दंगों में हो, चाहे दंगों में हो, चाहे हिंदुस्तान को लेके कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को लेके यूएन के अंदर शिकायत करूंगा। आप इनका आचरण लगातार देखिए और उसका आगे चेहरा दिखाते रहते हैं। कमाल है सर। और कोई प्रवक्ता होता है उसको शोभा देता, आपको शोभा नहीं हमें नहीं शोभा देता है। महिला को ये कहना कि ये बलात्कार जो है मेरी पार्टी के खिलाफ जो है साजिश है, हमें शोभा नहीं देता है। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। गुंडाई और ये कहना कि थाने के अंदर इस धर्म का आदमी बैठेगा या इस जात का आदमी बैठेगा, ये आपको शोभा देता है? कमाल कर रही है आप भी।
सामने मैं हैरान हूँ, 100 बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सर आपको क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के सामने वो माफी मांग चुके हैं, लिखित में अरे जूही जी कोई सत्य तो बोलिए, आप टीवी पे टीवी चैनल पे आके थोड़ी अपनी जो है विश्वसनीयता रखिए। होना चाहिए। क्या नफरत बढ़ाने वाले बयान चुनाव में जीत की गारंटी बन गए हैं? जब जिस पार्टी के नेता विधायक सांसद को मौका मिलता है वो इन बयानों का इस्तेमाल कर लेता है। मीम साहब, सर सवाल आपसे, क्या नफरत बढ़ाने वाले बयान चुनाव में जीत की गारंटी है? बोल रहे थे लोग हालत में भी नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा समझते हैं वो बिल्कुल गलतफहमी है उनको। और अभी आपने खुद ही दिखाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष मौर्य जी ने कहा कि वो फला लोगों को जेल भेज देंगे। उनको ये कहने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि तकरीबन 9 या 11 केस खुद उन पर भी हैं, उसमें कत्ल का मुकदमा भी है। तो अगर मैं बोलूं कि उनको जेल भेज देंगे तो क्या ये मुनासिब होगा? जेल भेजने का काम कोर्ट का है। सरकार का काम सिर्फ इतना होता है कि सही तरह से इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट अपनी दे दे और कोर्ट उसका फैसला करे। इस तरह के जो बयान देते हैं उसे भड़काने के लिए ही दिए जाते हैं कि हम फला को जेल भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जहाँ तक आपने बीएसपी का आज जो ज्वाइनिंग हुई है 3 लोगों की, जिनके नाम लिए गए अंसारी फैमिली के, उसके बारे में खुद खान साहब ने अपनी पार्टी का सीधा जो मतमय नज़र है या उनकी जो सोच है उसको वाजे करके बता दिया कि हमें तो जो जीतने वाला होगा हम उसको वोट देंगे, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो। तो इससे बहुत सी चीज़ें साफ हो गई हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इसको पूरा जो है नफरत की राजनीति। उसके साथ साथ मैं एक बात और, देखिए बहुत देर के बाद आपने मुझे मौका दिया है, बाकी सब वक्त जो है वो तू मैं निकल जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी है जो 20% है, एक पार्टी उसको 100 टिकट दे देती है और उसके बाद कहती है हम आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं क्योंकि हम आपको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। एक पार्टी है जो उसको एक भी टिकट नहीं देती है और उसके बाद वो कहते हैं कि इनके फलाना लीडर चोर है, उसको हम जेल भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी जिस कम्युनिटी को आप एक सिंगल टिकट नहीं देते और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उन लोगों को आप जेल भेजने का बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप वही राजनीति कर रहे हो। इसी बात पर अहमद खान साहब का रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद मैं सुधांशु जी आपके पास आती हूँ। अहमद खान साहब, मीम साहब की बात का आप जवाब दीजिए। मीम साहब को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि किसी एक बिरादरी के 100 लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जा रही है, इसीलिए ये 27 साल बेहाल करके आज भी बेहाल बैठे हुए हैं। इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी, उस पर कोई नहीं, गलत बात मत करिए। आप 3 बार कह चुके, इस बार को 2 बार कह चुके कि किसी एक जाति बिरादरी को आपने 100 दे दिया, आपने कह दिया। आपने कितने टिकट दिए आपने ये बताइए ना। आपकी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी से जुड़ी हुई है, आप इस काम में बिल्कुल साझा है। आप बता दो मैं आपको कि बाबरी मस्जिद गिरने के पहले, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आपको तकलीफ बहुत है कि मुसलमानों को एक बता रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन है, दूसरे बता रहे हैं हिंदुओं के दुश्मन। आपको तकलीफ है। अरे भाई उनके जो जायज मसाइल है कभी उनकी तो बात करो। खान साहब की पार्टी पर अलग तरह का आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर अलग तरह का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं। ये नहीं बोले, हमने नहीं बोला, ये क्यों बोल रहे हैं? साहब का मैं बयान बोल रही हूँ, अहमद खान साहब पार्टी ऐसी है। हाँ सुधांशु जी, आपका रिएक्शन बात पूरी हो जाए दीजिए जी, जल्दी से 30 सेकंड में पूरा करिए, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगी जल्दी से। हाँ प्रीति जी, कह रहा हूँ इनके पास ना हिंदू वोट है ना मुसलमान वोट है ना कोई समाज का वोट है। ये देखिए प्रीति जी, ये 125 वोट पर सिमट गए, 125 सीट पर बैठ गए और ये मुसलमानों के नाम पे इतना परेशान हो रहे हैं। आप 100 क्या 50 अहमद खान साहब की आवाज कम की जाए। सुधांशु जी, आप लोग एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक समुदाय के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। प्रीति जी देखिए, अब आपने सबके बयान सुने,
मीम अफजल साहब वैसे तो मुझे कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका क्या लेना देना यूपी में। मतलब 27 साल से बाहर थे, अब भी जाके सारे घूम घामने के बाद कुछ नहीं मिला तो ये कहने छोड़ी, वो बात नहीं है। प्रश्न ये है कि राजनीति क्या हो रही है। भाजपा ने एक जो है धर्म समुदाय के इतने लोगों को टिकट दी, नहीं दी। हमने इतने टिकट दी, नहीं दी। धर्म, राजनीति धर्म की कर रहे हैं, और धर्म में भी क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, और हरेक के आचरण में सांप्रदायिकता के अलावा कुछ है ही नहीं। हरेक के आचरण में भी समाज की सांप्रदायिकता करने के अलावा जो ये कहते हैं कि मुसलमान ना हमें वोट चाहिए उनका, ना हमें वो वोट देंगे। आप प्रवेश वर्मा के बयान को भी ध्यान रखिएगा सुधांशु जी। हम 12% अब्दुल्ला दीवाने हैं। खान जी सुन लीजिए, मीम साहब रुक जाइए। हाँ सुधांशु जी जल्दी से सर, फिर मुझे हाँ बोलिए बोलिए। प्रीति जी देखिए ऐसा है अजय, प्रीति जी स्पष्टता से ये चुनाव जो है, ये चुनाव ना धन का है। पहले जवाब ये दीजिए कि आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं उस कम्युनिटी को। भाई आप चुप रहेंगे, थोड़ी सभ्यता तो दिखाइए। क्या हो गया है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी अपना आचरण ठीक रखते। मैं नीचे बोल रहा हूँ क्या? कमाल है। मीम साहब आप तो बढ़िया लोग आदमी हैं। मीम साहब आपको क्या हो गया? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो हमेशा संयम दिखाते हैं। मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। पूछ रहा हूँ प्रश्न यही चुनाव ना तो मैं बोलने तो दीजिए मुझे, मेरी बात रखने दीजिए। मेरी बात का जवाब ये चुनाव जो है ये ना सांप्रदायिकता का चुनाव होने वाला है, ना मुझे आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, मैं अपनी बात रखने के लिए बैठा हुआ हूं, तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए। थोड़ा कुछ तहजीब से रखिए। ये चुनाव है लोगों के सामने विकल्पों का। एक तरफ गुंडाई, एक तरफ दुशासन, एक तरफ भय, एक आतंक, दूसरी तरफ लोगों के सामने भ्रष्टाचार ही दिखता है चेहरा। इस सारे में लोग अपने भविष्य के लिए किसको वोट देंगे? वो एक ऐसी पार्टी को देंगे मैं एक छोटा सा कमेंट अलवी साहब का भी लेना चाहती हूं। अलवी साहब एक तरफ ये पार्टियां हैं जहां पर सीट किसने अलवी साहब, लेकिन आपके जो नेता ओवैसी साहब हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो इस तरह की सियासत को समझ रहे हैं और इसीलिए अपने समुदाय पर खास तौर पर बयानों के जरिए टारगेट कर रहे हैं, नफरत की राजनीति करने की कोशिश। ये कांग्रेस, बीएसपी, सपा, ये लोग लॉन्ड्री हैं। जिसको अपनी कम्युनल से सेकुलर इमेज बनाना वो इनके पास चला जाए। बिहार में एनडीए के साथ नीतीश कुमार 17 साल रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनका गठबंधन खत्म हो जाता है एनडीए से, तो ये बिहार में सेकुलर मोर्चा बना, अब ये सेकुलर हो गए। कांग्रेस को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मुल्क की सियासत में, वो कांग्रेस जो है उनके साथ गठबंधन में शामिल हो गई। उसके बाद यूपी में आप आइए, मुलायम सिंह ने सेकुलर वोटों की बुनियाद पे, मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पे ये कहा कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे, हम उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे। लेकिन आरटीआई का मैडम जो पहला अमेंडमेंट हुआ है उसमें अखिलेश जी ने पहला काम जो किया है वो उर्दू जबान को निकाल दिया। क्या मीम अफजल साहब और इसी के साथ ही अलवी साहब मैं रोकूंगी आपको, वक्त तो चला है हमारे दर्शकों की आज की राय सुनने का। हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या नफरत और मजहब में वोट ढूंढ रहे हैं सियासी दल? बड़ी संख्या में हमें मैसेजेस मिले। हमारे 92% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 8% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, 95% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 5% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।